हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने ला रहे हैं क्लास 10th का जो हम छोड़ चुके थे, उसका हम पार्ट 2 ला रहे हैं, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। अध्याय 7 है, कक्षा 10वीं का एक टॉपिक है। बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत हार्ड नहीं, बहुत आसान है, जिसका नाम है मेरे पहले हम अपने आप को अपने चैनल पे आपको स्वागत करते हैं, जिसका नाम है @साइंस विथ आलोक। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी और ये टॉपिक बहुत ही अच्छी होने वाली है, शानदार होने वाली है। आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। हम सारे क्वेश्चन आंसर को क्रैक करेंगे यहाँ पे। और एक काइंडली रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट कि आप जब कभी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि हम एनसीईआरटी के लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप बुक लेकर के ही बैठिए, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाते चले जाऊं। डिजिटल बोर्ड नहीं है और ये भी बार बार संभव नहीं है कि मैं चीज़ों को बार बार लिख के आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। तो चीज़ों को समझिए और आप अपने सामने बुक लेकर के ही बैठिए, ठीक है। अब आप आइए मेरे सामने, पढ़ते हैं इसका अगला लेक्चर पार्ट 2, जिसका नाम है, अच्छा याद रखिए, परिचय वाला टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। परिचय का टॉपिक इससे पिछले वाले वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं 7.1, जिसका नाम है जंतु तंत्रिका तंत्र। देखिए, पुरानी वीडियो जब तक आप देखिएगा नहीं तो ये थोड़ा कम समझ में आएगा, पल्ले थोड़ा कम पड़ेगा, इसीलिए पुरानी वीडियो को देख करके ही आप इस वीडियो को एंजॉय करें, ठीक है। अब आप आइए मेरे साथ, बनिए। देखिए, आपके सामने है जंतु तंत्रिका तंत्र। हमारे पूरे बॉडी में तंत्रिका कोशिका का एक जाल बिछा हुआ है। तंत्रिका कोशिका का एक जाल बिछा हुआ है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? जिसका मुख्य कार्य केवल इतना सा है माय डियर स्टूडेंट, कि सूचनाओं को ग्रहण करके या तो वह सूचना को स्पाइनल कॉर्ड को देगा, या तो वह सूचना को स्पाइनल कॉर्ड को देगा, या तो वह सूचना को ब्रेन के देगा। अब ये सवाल उठता है कि कौन सी सूचनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाए, कौन सी सूचनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाए और कौन सी सूचनाओं को कम महत्व दिया जाए, अर्थात कौन सी सूचनाओं को इम्पोर्टेंस, कौन सी इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाए, कौन सी सूचनाओं को इम्पोर्टेंस कम दिया जाए। तो आप मेरी बात बताइए, अगर आपको मार्केट जाना है तो आप आराम से स्लो मोशन में सोच समझ करके आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। ये हुई पहली बात, अर्थात यहाँ पर आपके बॉडी सोच समझ करके आराम से धीरे धीरे जाएगा, अर्थात जाने की क्रिया होगी तो ब्रेन से सोच समझ करके होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रेन से सोच समझ करके ये क्रियाएं होंगी, संपादित अच्छे प्रकार से किए जाएंगे। लेकिन यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ा डेंजरस भयानक सा एक जानवर आ जाए, तो क्या इस स्थिति में आपका माइंड इतना सोचेगा कि ये हमें कब खाएगा, कितना खाएगा, या फिर हमको इससे कितना लॉस होगा? क्या इसके बारे में सोचने के लिए आपके पास कितना समय है? आप हमको बताइए। तो आप कहिएगा कि सर, इसके बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं, हम तो तुरंत भाग जाते हैं, हम देखते हैं तुरंत भाग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, या फिर इसका एक और अच्छा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए कि चलते चलते आपको कभी ऐसे कील चुभ जाता है, तो अचानक आपका पैर तुरंत रुकता है और कील को तुरंत देखते हैं। या फिर आप यूं कह लीजिए कि आपका हाथ कभी गर्म तवे पर रखा गया या गर्म लोहे की वस्तुएं पर रखा गया, तो आपका हाथ तुरंत क्या हो जाता है? तुरंत हट जाता है। इसका मतलब एक बात तो साफ साफ आता है कि वे काम जो सडनली होना चाहिए, जो तुरंत होना चाहिए, उसे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में ज्यादा समय लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो काम सडनली तुरंत होना चाहिए, उसे ब्रेन तक पहुंचाने में हमें समय ज्यादा लगेगा। तो कहीं ना कहीं बॉडी में एक ऐसा मिड पॉइंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं बॉडी में एक ऐसा मिड पॉइंट होना चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन को तुरंत तुरंत कलेक्ट किया जा सके और उसका निवारण अर्थात उसकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन तुरंत दिया जा सके। माने एक्शन एंड रिएक्शन, जैसे ही आपके बॉडी में एक्शन होता है वैसे उसका रिएक्ट तुरंत देना चाहिए। जैसे आपको फिर से बतला रहे हैं, मान लीजिए कि आप बस पर बैठे हुए हैं और आप जर्नी पर जा रहे हैं, बस अचानक खाई में जाने वाली है, तो आप सोच समझ करके कूदिएगा कि बिना सोचे कूदिएगा? तो उस समय में आप ब्रेन से, मस्तिष्क से सोचने के लिए आपके पास समय कितना होगा? तो सर कहिए कि नहीं, ब्रेन से सोच करके नहीं कूदेंगे, उस समय चाहे जितना जल्दी हो सके कूदने की कोशिश करेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अचानक होने वाली क्रियाओं को मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कि क्या करे, जो कि सूचनाओं को समाकलित तुरंत कर दे, अर्थात फास्ट रिएक्शन हो। तो फास्ट रिएक्शन के लिए एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का कुछ नाम होता है मेरुरज्जु कोशिका, ठीक है, मेरुरज्जु तंत्रिका कोशिका। इसका 3 से 4 नाम होता है। आप चारों नामों को आप जान जाइए। उन चारों नामों में से एक नाम होता है वर्टिब्रा। वर्टिब्रा देखिए, ये जो इस टाइप की जो सेल्स है, ठीक है, ये जो इस टाइप की सेल्स है, ये आपके बॉडी में, ठीक है, कम से कम मेरुरज्जु की जो हड्डी होती है बैकबोन, ठीक है, उसमें 33 हड्डियां इस टाइप की होती हैं। उन्हें हर एक हड्डी को वर्टिब्रा बोला जाता है और वर्टिब्रा से ही बना है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम वही जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे, वर्टिब्रा। इसी को बोला जाता है स्पाइन, और या इसी को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड, या इसी को बोला जाता है बैकबोन, ठीक है। ओके, तो अब आप समझ आइए कि तंत्रिका कोशिका सभी सूचनाओं को एकत्र करके तंत्रिका कोशिका सभी सूचनाओं को एकत्र करके या तो इस स्पाइनल कॉर्ड को देगी या तो ब्रेन को देगी। अगर स्पाइनल कॉर्ड को देती है तो इसका क्या महत्व है, क्योंकि ये सूचनाओं को यहीं से रिले कर देगा, यहीं से डील कर देगा। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे, ये है आपका सेंसरी न्यूरॉन, ये है आपका सेंसरी न्यूरॉन। पहले सेंस वर्ड का आप मतलब समझ आइए। आपके पास कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं ये बताइए, तो कहिए कि 5। कौन कौन? आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। ये आपके पास 5 सेंस ऑर्गन है, और उन सारे सेंस ऑर्गन में तंत्रिका कोशिकाएं की रिसेप्टर्स लगी हुई हैं। रिसेप्टर्स मतलब ग्राही लगी हुई हैं, जो सूचनाओं को एकत्र करके संवेदी तंत्रिका तंत्र के द्वारा सबसे पहले कहां लाया जाएगा? सबसे पहले, चाहे वो अर्जेंट आपके सामने हो रहा हो कार्य, या फिर वो स्लो मोशन में कार्य हो रहा हो, लेकिन सबसे पहले सूचनाओं को आपका लाया जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में ही, अर्थात बैकबोन में लाया जाएगा, वर्टिब्रा में लाया जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम में लाया जाएगा। अब ये सूचनाओं को मस्तिष्क में बाद में दिया जाएगा। लेकिन अगर अचानक होने वाली क्रिया है तो इसको मोटर न्यूरॉन्स द्वारा यहीं से डिले कर दिया जाएगा। जैसे पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ कहीं ऐसे गर्म चीज में टच कर गया, तो जैसे ही गर्म वस्तुओं में टच करता है तो मेरा हाथ तुरंत वापस लौट आता है, तो उसे यहीं से रिले कर जाए। ऐसी बात नहीं है कि इसका इंफॉर्मेशन ऐसे मस्तिष्क के पास नहीं जाता है। मस्तिष्क के पास जाने वक्त तक आपका हाथ बहुत ज्यादा जल जाएगा। इससे अच्छा है कि कोई ना कोई आपका बॉडी में ऐसा पार्ट होना चाहिए जो आपको फास्ट रिएक्शन दे, ठीक है। जैसे जलता है तो वही एक्शन, और एक्शन के प्रति हमारे हमारे शरीर में कुछ बचाने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कुछ बचाव के लिए जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है, वह एक्शन को तुरंत से फास्ट रिएक्शन देता है। वो होता है मोटर न्यूरॉन। इनमें खास बात क्या होती है, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करता है, और सेंस करके वो या तो उसे ब्रेन के पास देता है या स्पाइनल कॉर्ड के पास देता है। अब स्पाइनल कॉर्ड इसको क्या करता है कि मोटर न्यूरॉन को आदेश देता है, किसको? मोटर न्यूरॉन से संदेश भेजता है कि भैया जल्दी हाथ हटा लो, ठीक है। तो वो मोटर न्यूरॉन जो है सो हाथ को आदेश देता है, तो हाथ में लगे हुए मसल्स, इन मसल्स को सूचनाएं जैसी मिलती है तो हाथ वहां से तुरंत हट जाता है। इससे हमारी हाथ क्या हो जाती है, जलने से बच जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इसकी सूचना मस्तिष्क को नहीं मिलता है। मस्तिष्क इसका इंटीग्रेशन बाद में करता है कि वो मेरा हाथ कितना जल गया, कितना इंजुरी हो रहा है, कितना पेन हो रहा है, ठीक है। इसका इसका हमें बाद में इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन बचाने का कार्य सबसे पहले होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तब अब हम आते हैं आपको एनसीईआरटी बुक की पॉइंट पे, लाइनों पे आते हैं, ठीक है। तो अब आप आ जाइए, जैसा कि आप क्लास 9th में ही न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन्स क्या होता है, तो आपके बॉडी में चारों तरफ किसकी जाल बिछी हुई है प्यारे बच्चों, बताओ? तंत्रिका कोशिका की जाल बिछी हुई है। अब ये तंत्रिका कोशिका की जाल बिछी हुई है, तो तंत्रिका कोशिका के बारे में आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे, ये रही द्रुमिका। ये सूचनाओं को क्या करेगी? द्रुमिका को रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। सूचनाओं को ग्रहण करेगी और सूचनाओं को लेगी, और सूचनाओं को लेने के बाद यहाँ पर विद्युत आवेग के रूप में ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएंगी। तो द्रुमिका के द्वारा सूचनाओं को क्या किया जाएगा? द्रुमिका के द्वारा सूचनाओं को ग्रहण किया जाएगा, और ग्रहण करने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए जो है सो सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में भेजा जाएगा। तो सूचना कौन ग्रहण करेगा? डेंड्राइट्स, द्रुमिका।
उसके बाद इलेक्ट्रिक इम्पल्स से होते हुए ये जो सूचना होता है इंफॉर्मेशन, वो एक्सॉन से होते हुए तंत्रिका कोशिका कि एक्सॉन से होते हुए सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में जाएंगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जहां दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है और जहां पहली तंत्रिका कोशिका होती है, उनके बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं, उन्हें बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। ठीक है, अब ये सिनेप्टिक दरार में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में भाई इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा? ये तो है इलेक्ट्रिक इंपल्स, विद्युत आवेग है। तो जो विद्युत आवेग है वह सूचनाओं को केवल इस तंत्रिका कोशिका में तो ला सकता है इंफॉर्मेशन को, लेकिन दूसरी तंत्रिका कोशिका में कैसे भेजेगा? तो दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेजने के लिए इन दोनों की इसके अंतिम सिरा पे एक रसायन का विमोचन होता है, रसायन बनते रहता है जो सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में भेजने का कार्य करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला फिर से बता रहा हूँ। देखिए, ये डेंड्राइट्स है जो कि कांटे जैसी संरचनाओं वाली है। ये सूचनाओं को ग्रहण करेंगी, सूचनाओं को ग्रहण करके एक्सोन से होते हुए सूचना को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में भेजेंगी। और ये जो आपका तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है प्यारे बच्चों, वहां पर बनता है रसायन। ये रसायन क्या करेगा? एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं को भेजने के लिए एक क्या करेगा? एक वे प्रोवाइड करेगा, रास्ता प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये तो इस सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में इजिली भेज दिया जाएगा। अब हम आते हैं धीरे धीरे आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर। तो आपको से हम इस वीडियो के शुरुआत में ही बोले थे कि आप बुक को प्लीज ले करके बैठिएगा। ठीक है, आप बिना बुक के साथ में मत बैठा कीजिए, क्योंकि आपको विदाउट बुक के हम, क्योंकि अब थोड़ा लेक्चर देने के बाद फिर हम बुक पे आएंगे, तो आप बुक लेकर के ही बैठिए। जंतुओं में यह अब हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है 7.1 जंतु तंत्रिका कोशिका। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका पेशियों के द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है तंत्रिका कोशिका प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। आकस्मिक परिस्थितियों में गर्म पदार्थों को छूना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? तो गर्म पदार्थों को छूइएगा तो क्या इसकी मैसेज को ब्रेन तक जाने में आपका बहुत ज्यादा समय डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो समय बहुत ज्यादा जब लेट हो जाएगा, तब इस स्थिति में क्या होना चाहिए? इस स्थिति में हमारे शरीर में कोई ऐसा अंग होना चाहिए या फिर कोई ऐसा वर्कर्स होना चाहिए जो सूचनाओं को पाते ही आपको क्या करे? सूचनाओं को पाते ही आपको तुरंत जो है सो आपके कार्यकारी अंगों को क्या कर दे? अलर्ट कर दे या हटाने का कार्य करे। ठीक है, हम इसे पहचानने की अनुक्रिया की आवश्यकता होती है। क्या पहचानने की? ये सूचनाएं कैसे ग्रहण करती हैं, कहाँ से विद्युत रसायन बनता है, ये कैसे जाता है, कैसे ट्रेवल करता है, और ये कैसे ऐसो यात्रा करती है। ठीक है, तो यात्रा कैसे करती है? यात्रा करती है विद्युत रसायन के द्वारा। ठीक है, विद्युत रसायन के द्वारा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक इंपल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तुओं को छू रहे हैं? कैसे पता लगे? सर डेंड्राइट्स यहाँ पर है ना हमारे पूरे बॉडी में। ठीक है, अगर हमारा आंख भी कहीं बंद है तो हमें कहीं से भी कुछ गर्म वस्तु छुआ दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। बिना देखे ही बता सकते हैं कि मेरे शरीर के किस पार्ट में गर्म चीजों को छुआए हैं। ठीक है, स्पर्श किए हैं। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं को पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों के द्वारा लगाया जाता है, जिन्हें ग्राही बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? ग्राही। ठीक है, या इसी को रिसेप्टर्स बोलते हैं, द्रुमिका को। ठीक है, ये ग्राही प्रायः हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। तो देखिए, हमारा जो ग्राही है वो ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। तो समझा रहे हैं, जैसे ये हमारा स्किन हुआ, तो स्किन में जो तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, वह क्या करेगा? वह सेंस करेगा सूचनाओं को। ठीक है, वह सूचनाओं को सेंस करेगा। आंख भी क्या है? ज्ञान इंद्रिय है, ये देखने का कार्य करेगा, तो यहाँ भी सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, कान में भी सेंसर लगा हुआ है, जीभ में भी सेंसर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट पता चलता है। तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ये बात बताइएगा कि जीभ में स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, तो वहां पर कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो कि टेस्ट करने में मदद करता है? कौन सा ग्रंथि है जहां से हार्मोन्स उत्सर्जित होता है जो हमें
टेस्ट को क्या करता है, टेस्ट को सेंस करने में मदद करता है। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं को पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। आंतरिक कर्ण, आंतरिक कान में भी होता है ग्राही, रिसेप्टर्स लगा हुआ है। मुझे कोई आवाज देगा तो अगर पर्यावरण में कुछ कोलाहल होगा तो वो मुझे सुनाई देगा, ठीक है। जिह्वा आदि रस संवेदी ग्राही का स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। तो मैं आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा। नाक में जो होता है, ठीक है, वो घ्राण ग्राही होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि गंध का पता लगाता है, और गंध की सूचनाओं को यहाँ से क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। उसका इंटीग्रेशन कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। यह सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के सिरे द्वारा उपार्जित किया जाता है, द्रुमिका द्वारा इसको रिसीव किया जाता है, और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका कोशिका तक जाता है, यह आवेग द्रुमिका कोशिका तक जाता है। ये जो आवेग है वो द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। तब तंत्रिका कक्ष अर्थात एक्सोन से होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, ठीक है। अंतिम सिरे तक, एक्सोन तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर किसका विमोचन होता है, केमिकल का और एक रसायन का विमोचन होता है, ठीक है। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं। अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इस तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद जो सो रसायन का विमोचन हुआ, फिर इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस इसमें चला, उसके बाद देन आफ्टर उसके बाद ऐसे नई कोशिका में फिर यही प्रोसेस चलेगा, फिर उसके बाद नई कोशिका में चलेगा, और उसी प्रकार से प्यारे बच्चों वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक चला जाएगा, या तो ब्रेन तक जाएगा, या तो वो यूं कह ले कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि स्पाइनल कॉर्ड का जो हड्डी है वो अगर मस्तिष्क से मिल जाती है, मस्तिष्क से मिला हुआ था, मतलब कि उस पूरे सेट को CNS बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो मतलब कि इसी टाइप की अगर हड्डी है जो ऐसे जाते 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 ब्रेन तक चला जा रहा है, तो ब्रेन वाले समस्त सेट को और इसको मिला करके इस पूरे सेट को ही बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। कहता है कि तंत्रिका आवेग की मात्रा सामान्य सिनेप्टिक दरार, अच्छा सॉरी, ये रसायन रिक्त स्थानों या सिनेप्ट को पार करते हैं। ये अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका में इस तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा को सामान्य योजना है, मतलब कि ये जनरल बात है, ठीक है। इस तरह का आवेग, इसी तरह का एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे कि पेशीय कोशिकाओं या ग्रंथियों तक ले जाया जाता है। क्लियर है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक कोशिकाओं या न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना हुआ होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक संवहन एवं विशिष्टीकृत मतलब स्पेशलाइज्ड, मतलब कि ये जो तंत्रिका कोशिका है ये सूचनाओं को कैरी करने के लिए ही बना हुआ है, या तो लाएगा या ले जाएगा, ठीक है। लेकिन लाने और ले जाने के लिए अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर मेरे हाथ में कुछ भी होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को जाता है और उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो मेरा उंगली यहाँ पे हिला रहे हैं, या फिर पढ़ाते समय में बहुत सारे हाथों से कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी में मेरा हाथ मूवमेंट में आता है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो हाथ हिल रहा है या मूवमेंट कर रहा है तो वो ब्रेन से रिले हो रहा है, वो ब्रेन से मोटर न्यूरॉन द्वारा आ रहा है, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन द्वारा जो आ रहा है तो ये मेरी हाथ इसी प्रकार से डिटेक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको से बात कहें तो ये ब्रेन से आ रहा है, ये ब्रेन से जो आ रहा है इंफॉर्मेशन पढ़ाते वक्त, एक्टिविटी करते वक्त, तो हम आपको कुछ करते हुए ये एक्टिविटी ऐसा दिखता है हाथों द्वारा, ठीक है। लेकिन वो आ किससे रहा है, तो मोटर न्यूरॉन के द्वारा आ रहा है। किसके द्वारा आ रहा है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। अगर यहाँ से सूचनाओं को ले जाना है तब, तो सूचनाओं को ले जाना है तो सर जी वो होता है सेंसरी न्यूरॉन। अर्थात हम एक बात तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि अगर हमारा उंगली हिल रहा है या कुछ भी हो रहा है तो यहाँ तक कम से कम 2 टाइप के नर्व सेल आए हुए हैं। कितने टाइप के नर्व सेल आए हुए हैं, 2 टाइप का।
एक सेंसरी न्यूरॉन और एक कौन सा न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन, या यूं कह लीजिए कि दो टाइप का जो नर्व सेल है, ठीक है, यहाँ पे कम से कम दो टाइप का नर्व सेल आया हुआ है। एक होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है कौन सा न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन और एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। ये दो टाइप का नर्व सेल यहाँ पर आया हुआ है। ये हमारे ऑल ओवर ऑर्गन्स में जो भी हमारे कंट्रोल में है वहां तक क्या आता है, वहां तक आता है दो टाइप का नर्व सेल। लेकिन अगर सूचनाओं को ही भेजना है तो नर्व सेल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर सूचनाओं को ही भेजना है तो नर्व सेल का ही अर्थात तंत्रिका तंत्र का ही, तंत्रिका कोशिकाओं से ही क्यों इंफॉर्मेशन भेजते हैं? क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन करता है, ये चीजों को फास्टली पहुंचाता है। समझ में आई बात? लेकिन हमारे शरीर का अगर वैसा भी तो बहुत सारा हिस्सा है, हमारे शरीर का बहुत सारे ऐसे भी हिस्से हैं जो तंत्रिका कोशिका के कांटेक्ट में नहीं है, तब क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का कांटेक्ट में नहीं है तब क्या होता है? तब यार सूचनाओं को एक हार्मोन्स के द्वारा दिया जाता है। कैसे कैसी सूचनाएं? ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ऐसे तो सारे ही अंग क्या है, सारे ही अंग जो है हमारे ऑर्गन्स हैं वो तंत्रिका कोशिका के कांटेक्ट में हैं। लेकिन हमेशा हम सूचनाओं को ऐसे तंत्रिका कोशिका की मदद से ही नहीं देते हैं। हम हमेशा तंत्रिका कोशिका की मदद से ही सूचनाओं को नहीं देते हैं, बल्कि बहुत सारा काम हमारे बॉडी में हार्मोन्स के द्वारा भी सूचनाओं को दिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये मेरे फिंगर को कितना बढ़ाना है और ये मेरे फिंगर को कितना बढ़ाना है, तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं कि तंत्रिका कोशिका द्वारा ही दिया जाए। ये मेरे कान को कितना बढ़ाना है, ये मेरे कान को कितना बढ़ाना है, ये सब सारी चीजों का इंफॉर्मेशन तंत्रिका कोशिका के द्वारा नहीं दिया जाता है। इनका इंफॉर्मेशन हार्मोन्स के द्वारा दिया जाता है। समझ में आई बात? हर स्थिति में हर स्थिति में या सभी परिस्थितियों में तंत्रिका कोशिका का केवल कार्य होता है फास्ट रिएक्शन देना। ठीक है, और अगर कहीं स्लो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है तो स्लो इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो इस स्थिति में हम लोगों के बॉडी में हार्मोन्स द्वारा क्या किया जाता है, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। क्लियर है? अब ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आवेग के द्वारा सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन एवं विशिष्टीकृत है। चित्र 7.1 ए को देखिए। ठीक है, तो आप अपने बुक में चित्र 7.1 ए को देखिए, जहां पे तंत्रिका कोशिका का एक डायग्राम बना हुआ है। इस तंत्रिका कोशिका के भाग को पहचानिए। इसमें तंत्रिका कोशिका के भाग को पहचानना है कि द्रुमिका कहाँ है, एक्सॉन कहाँ है और तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा कहाँ है। कम से कम ये तीन चीज पहचानिए और इनका कार्य भी प्यारे बच्चों आपको जानना है, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, बताइए कहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है? सूचनाओं को कहां से रिसीव किया जाता है सर? डेंड्राइट्स के द्वारा। ठीक है, दूसरा जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। कहां से यात्रा करती हैं? तो सर एक्सॉन से होते हुए यात्रा करती हैं। क्लियर है? जिसको तंत्रिकाक्ष भी बोला जाता है। तीसरा, जहां इसे आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है इसको एक केमिकल इलेक्ट्रिक इंपल्स में बदला जाता है। वो कहाँ पे? वो बदला जाता है जहां पे सिनेप्टिक दरार होता है और जो तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा होता है वहां पर एक रसायन का विमोचन होता है। इस रसायन के विमोचन द्वारा ही तो इलेक्ट्रिक इंपल्स को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? सूचनाओं को भेजा जाता है। जहां इससे आवेग को परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। इसके बाद आपके सामने माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने हम एक्टिविटी भी छोड़ने वाले नहीं है। एक्टिविटी भी आपको हम बताएंगे। एक्टिविटी है आपके सामने 7.1 और टॉपिक का नाम भी था 7.1 जंतु तंत्रिका तंत्र। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही होगी। तो वो भी आपको हम कर देते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड जो है, अब जो बोर्ड है चाहे सीबीएसई हो चाहे जे का, बहुत सारे क्वेश्चन उठा लेते हैं एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी पहला है, कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए। कुछ चीनी को अपने मुंह में रख लेना है। ठीक है, आपको कैसा टेस्ट लगेगा खुद बताइए। मुख में, अच्छा मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि मुख में कौन सा रिसेप्टर्स होता है जो हमें स्वाद को बताने में मदद करता है, स्वाद को पहचानने में मदद करता है? तो वो होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, जो स्वाद को पहचानने में मदद करता है। कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है? मीठा है। आपकी नाकों को अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी से दबाकर बंद कर लीजिए। तो भाई आप बंद कर लेना। ठीक है, मैं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि आप ये काम आराम से कर लेना। घर पे बैठ करके ये काम कर लीजिएगा आप। मैं चीनी खाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कैसे, आप ही बताइए।
अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी से अंगूठा और तर्जनी से दबाइए और चीनी को फिर खाइए। ठीक है, चीनी खाइए। इसके स्वाद में क्या कोई अंतर है? तो सर जी इसके स्वाद में कोई अंतर है? तो बिल्कुल अंतर होगा सर जी, स्वाद में अंतर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं समझाता हूँ। खाना खाते समय उसी तरह अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं, क्या आप उस खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं? नहीं ले पाओगे। इसलिए नहीं ले पाओगे क्योंकि सोचिए कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस समय आपकी आँखों ने जो चीज़ देखा कि सामने बहुत अच्छा खाना लगा हुआ है, तो सामने बहुत अच्छा खाना लगा हुआ है तो आपकी भूख और तेज़ हो जाती है। आपकी भूख और तेज़ हो जाती है इसलिए क्योंकि आँखों ने देखा कि आपका मन पसंदीदा भोजन बना हुआ है और मन पसंदीदा भोजन बना हुआ है तो आपके मुँह से लार निकलने लगता है, साथ ही साथ उसका स्मेल आने लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट आप चीज़ों को समझिए, खाना का असली टेस्ट का मज़ा लेने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? आँख आँखों को सही होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर आँख के बारे में तो एक्टिविटी में नहीं है सर, तो आँख के बारे में नहीं तो क्या हुआ? तो बिना देखे थोड़ी खाना खाएँगे। लेकिन पहले आँखों से देखेंगे कि खाना का रंग कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है? उसके बाद आप उसके गंध को लोगे, ठीक है? तो गंध को लीजिएगा तो नाक में कौन-सी ग्रंथि लगी हुई है? घ्राण ग्रंथि लगी हुई है, ठीक है? यह सूचनाओं को लेकर के कहाँ देगा? ब्रेन में, फिर ब्रेन बताएगा कि बहुत टेस्टी खाना है, ठीक है? और साथ ही साथ जब आप खाना खाइएगा तो मुँह में क्या लगा हुआ है? मुँह में रिसेप्टर्स लगा हुआ है, किसका? स्वाद के लिए। कौन-सा रिसेप्टर्स? गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो स्वाद को बतलाता है, ठीक है? अर्थात आपको खाना खाने के लिए गंध के साथ-साथ मुँह में गस्टेटरी रिसेप्टर्स का भी काम अच्छा से करना चाहिए। कभी आपको अगर सर्दी-जुकाम हुआ हो, तो आप यकीन मानिए कि जिस समय आप खाना खा रहे होंगे तो खाना अच्छा बना होगा लेकिन टेस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि नाक में थोड़ा स्कम जम जाता है और मुँह के ऊपर भी कुछ-कुछ मुँह में जो परत होता है वहाँ पर भी जम जाता है, तो वो खाना का टेस्ट आपको सही नहीं लगता है। क्योंकि आप साँस नहीं ले पा रहे हैं, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रहा है ढंग से, ठीक है? साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ स्कम जम जाता है, तो वो टेस्ट लेने में आपको परेशानी होती है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि खाना खाते समय रिसेप्टर्स का अच्छा से काम करना चाहिए, चाहे नाक में हो, चाहे मुख में। क्लियर है? तो ये दोनों ही अच्छा प्रकार से काम करेंगे, तो आपको खाने का टेस्ट सही-सही पता चलेगा। अब यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी है थोड़ा-सा तो ये आपको पढ़ा दिए हैं, जब नाक बंद होती है तो क्या आपको चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर आता है? तो बिल्कुल अंतर आएगा सर जी। यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है? ठीक है? यह इसलिए होता है, ठीक है? क्योंकि जिस समय नाक अच्छा से काम कर रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि उस समय मुँह अच्छा से काम ना करे या जिस समय मुँह का रिसेप्टर्स अच्छा से काम ना करे, उस समय नाक अच्छा से काम ना करे। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में आप खाना का स्वाद अच्छा से नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? इसलिए दोनों ही रिसेप्टर्स को काम करना चाहिए। कौन से दोनों रिसेप्टर्स? नाक में और मुँह में, ठीक है? इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनमें संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा करिए, ठीक है? कि ऐसा काहे होता है? जब आपको जुकाम हो जाता है तभी देखिए जुकाम के बारे में भी आपसे हम ज़िक्र किए थे, जुकाम वाला टॉपिक यहाँ पर थोड़ा-सा मिल गया, ठीक है? जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या इस तरह की स्थिति को सामना करते हैं? तो बिल्कुल सामना करते हैं सर जी, ठीक है? हम भी ने भी कई बार सामना किया है कि कई बार सर्दी-जुकाम होता है, तो टेस्ट अच्छा से अनुभव नहीं हो पाता है, ठीक है? तो उम्मीद है कि माय डियर स्टूडेंट ये आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और ना मैं आपसे लाइक माँगता हूँ, ना मैं आपसे सब्सक्राइब माँगता हूँ। अभी मेरे यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात आपको से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को देखिए और कम से कम कमेंट कीजिए कि इसमें क्या और इम्प्रूव किया जाए, क्या सुधारा जाए, ठीक है? ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।